नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी, राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के डेली एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, विच सेंटेंस और सेंटेंसेस इज और आर ट्रू रिगार्डिंग सावित्रीबाई फुले। चलिए आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है यह आपको बताना है। पहला, सी वॉज इंडियाज फर्स्ट फीमेल एजुकेटर। यस, ये बात सबको पता है कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के अथाग मेहनत से, अथाग परिश्रम से हमारे देश में फीमेल एजुकेशन में बहुत सारा सुधार आया है। तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। यस, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले के लिए सावित्रीबाई फुले जी का स्थान बहुत ही आदरपूर्वक लिया जाता है। तो दूसरा सेंटेंस भी सही है। थर्ड, सी स्टार्टेड बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। यस, अगर किसी को अपने बालक को मार देना है तो उससे अच्छा वो यह कहते हैं कि भाई काम कीजिए, आप अपने बालक को मत मारिए, आप उसको हमारे यहाँ पे बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में छोड़ के जाइए। ठीक है, तो ऐसा भी सेंटेंस जो हमारा तीसरा है यह सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, सी रोट भवन काशी सुबोध रत्नाकर। यस, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चारों सेंटेंस सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो है अबव ऑल यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अभी क्या हुआ है कि सावित्रीबाई फुले अचीव द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग इंडियाज फर्स्ट फीमेल एजुकेटर, डेडिकेटिंग हरसेल्फ टू प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटी। ठीक है, और यही थे जो इंडिया में पहले महिला टीचर के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में भारत सरकार ने 1998 में एक टिकट भी निकाली थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आपको पूछ रहा है, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट इन इंडिया। देखिए हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस इंडिया करने के लिए, यानी कि स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत सारी मूवमेंट चली थी, लेकिन उसमें साथ साथ अलग अलग सेक्टर के लिए भी बहुत सारी मूवमेंट चली थी, जिनमें से कुछ मूवमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि एक दिया हुआ है फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट, तो ये जो मूवमेंट है उनके फादर के बारे में हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं और हमें बताना है उनमें से कौन से सेंटेंस सही है। पहला, डॉक्टर वीजी पटेल। क्या लिखा है? डॉक्टर वीजी पटेल वॉज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना किया था? तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस, ही रोट द 7 बिजनेस क्राइसिस एंड हाउ टू बीट देम। देखिए अगर आप बिजनेस करना के चाह रहे हो तो यह बुक आपको कंपलसरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई बिजनेस आपको सस्टेन करवाना है तो उस सस्टेन में आप आगे बढ़ जाओगे। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सेंटेंस सही होने के साथ साथ ऑप्शन सी जो है यह टिक मार्क नहीं करना है आपको, क्योंकि हर बार यहाँ पे सी में बोथ नहीं आ सकता है। ठीक है, ऐसा यूपीएससी ने, जीपीएससी ने या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस ने कभी नहीं लिख के दिया कि हमारा आंसर ऐसा स्टैंडर्ड आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बोथ लिखा है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि यह क्या है। तो क्या हुआ है कि रिसेंटली मुंबई के एक प्रोफेसर है जिनका नाम है सत्यजीत मजूमदार, उनको, जो कि वो क्या है, डीन है कौन सी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज़ फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, यानी कि TISS के, उनको यह अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023। ठीक है, मिला किसको है? सत्यजीत मजूमदार को। क्या है? वह डीन है, कहाँ पे? TISS में। ठीक है, और उनको मिला है वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड। और यह जो अवार्ड है, यह अवार्ड दिया जाता है किनके द्वारा? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया EDII अहमदाबाद के द्वारा। ठीक है, और किनकी याद में? डॉक्टर विहारदास गोपाल दास पटेल। ठीक है, और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट इन इंडिया। इनको 2017 में क्या दिया गया था? पद्माश्री भी दिया गया था। तो आपको यह पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट के बारे में और डॉक्टर वीजी पटेल के बारे में।
ठीक है। स्टेट पीसीएस में इस बार कंपलसरी ये क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाएगी कि भैया सत्यजीत मजूमदार को कौन सा अवार्ड मिला, या फिर डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किन को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोकबोराक लैंग्वेज। चलिए आपको कोकबोराक लैंग्वेज के बारे में 4 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको करेक्ट या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है। पहला, इट इज़ लिंगुआ फ्रैंका ऑफ मेघालयास इंडिजिनस कम्युनिटी। नहीं भैया, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे मेघालय नहीं आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे आएगा त्रिपुरा, ठीक है। चलिए तो पहला सेंटेंस गलत है। दूसरा, इट इज़ एन इंडो बर्मन लैंग्वेज। नहीं भैया, ये इंडो बर्मन लैंग्वेज नहीं है, तो दूसरा भी हमारा गलत हुआ। तीसरा, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नॉट डिक्लेयर कोकबोराक एज ऑफिशियल लैंग्वेज। नहीं भैया, अगर आप देखने जाओगे तो त्रिपुरा में यह कैसा दर्जा प्राप्त किया हुआ है? यह प्राप्त किया हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज का। तो सी वाला हमारा भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? नोट लिखा है। तो चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों सेंटेंस गलत है, तो साथ ही हमारा ऑप्शन डी जो है यानी कि नॉन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्या हुआ था अभी रिसेंटली? तो अभी रिसेंटली एक कोलिशन है 56 ऑर्गेनाइजेशन इन त्रिपुरा में। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अंडर द बैनर यानी कि रोमन स्क्रिप्ट फॉर कोकबोराक चोबा हैज टेकन द स्ट्रीट टू डिमांड द एडॉप्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट फॉर कोकबोराक लैंग्वेज। मतलब कि कोकबोराक लैंग्वेज के लिए रोमन स्क्रिप्ट इस्तेमाल करने के लिए वो लोग क्या आए हैं? स्ट्रीट पे उतरे हुए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर हम देखें तो त्रिपुरा में जो भी हमारी इंडिजिनस कम्युनिटी है वहाँ पे नियरली 1/3 यानी कि कम से कम 33% के आसपास लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? कोकबोराक लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और इसको मोमेंटम मिला था भाषा कमीशन के द्वारा। याद रखिएगा, कौन से कमीशन के द्वारा? भाषा कमीशन के द्वारा, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। रीड द बिलो स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंट एशियन समिट। आपको एशियन समिट के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। पहला, दिस इज द 44th समिट। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि क्या सर हमें कोई भी समिट के कौन से नंबर है उसका भी याद रखना है? देखिए हर एक समिट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई समिट बड़े ही तौर पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई, जैसे कि यह G20 है, तो G20 का कितना ये एपिसोड है या फिर कितने भी ये समिट हो रही है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इंडिया और एशियन देशों के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पे हम देख सकते हैं कि उनके समिट के कितना नंबर है, यह हमारे स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ यूपीएससी में भी स्टेटमेंट के तौर पे ये पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला हुआ है कि दिस इज़ द 44th समिट, तो ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह 44th नहीं है, यह है 43rd है, ठीक है। दूसरा, इट इज़ कमेंस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडोनेशिया। यस, इस बार का जो एशियन समिट हो रहा है यह किसके द्वारा हो रहा है? इंडोनेशिया के द्वारा। तो दूसरा सेंटेंस सही है। तो हमें पूछा है चूज द इनकरेक्ट, तो भैया इनकरेक्ट कौन सा है? सिर्फ एक, यानी कि ऑप्शन ए जो है यही हमारा राइट आंसर है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 43rd एशियन समिट हो रही है। कहाँ पे हो रही है? इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रही है, ठीक है। चलिए अब आपको एशियन कंट्रीज़ के बारे में तो पता होगा, लेकिन सिर्फ आप यहाँ पे ये देख लो कि इस साल की जो थीम है एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। देखिए पिछले कुछ समय से एशियन कंट्रीज़ के बीच में भी बहुत सारा तनाव बढ़ चुका है। जैसा कि आपको पता होगा कि म्यांमार में कू हो गया है, तो म्यांमार के बारे में अभी म्यांमार भी एक पार्ट है किनका? एशियन कंट्रीज़ का। तो म्यांमार में कू होने के साथ साथ 2 कंपनी अलग अलग साइड पे, मतलब ये जो 10 कंट्री है यह 2 डिफरेंट पॉइंट पे बढ़ चुके हैं, ठीक है। और ऐसा ही सेम हो रहा है किसके साथ? चाइना के साथ रिलेशन में। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे साउथ चाइना सी में चाइना अपना क्लेम कर रहा है, तो उसी के खिलाफ फिलीपाइंस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यह सारे लोग अपने EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक जोन के बारे में यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं। तो साथ ही साथ हनोई हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, ये सारे के सारे कंट्री चाइना की गोद में जाके बैठे। तो आने वाले टाइम में अगर एशियन कंट्रीज अपने आप में ये जो तनाव है यह सॉल्व नहीं कर पाते तो हमें एशियन कंट्रीज़ का जो ये सबसे सक्सेसफुल अलायंस देखने को मिला है इसके बारे में हमें और नेगेटिव न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, चलिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काठमांडू कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल। चलिए काठमांडू कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में आपको बताना है। पहला सेंटेंस, इट इज़ ऑर्गेनाइज इन ललितपुर नेपाल दिस ईयर। क्या यह इस साल ललितपुर नेपाल में हो रहा है? दूसरा, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका पार्टिसिपेटेड इन फेस्टिवल। क्या इतने सारे कंट्रीज ने इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है? तीसरा, डॉक्टर नवाराज केसी वॉज ऑनर्ड विद यशस्वी बुक प्राइज फॉर हिज नॉन फिक्शन बुक सुनियाको मूलिया। देखिए ऐसे स्टेटमेंट थोड़ा एक्सट्रीम हो गया है यूपीएससी के लिए, लेकिन आपको जिस हिसाब से अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ऐसे स्टेटमेंट के आंसर आने चाहिए। यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे है, सही है, तो हमें क्या पूछा है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब हमें गलत पूछा है तो इसका मतलब सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबोव। ठीक है, चलिए यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये जो फेस्टिवल है यह फेस्टिवल क्या दिखाता है। यह 3 दिन लंबा यह फेस्टिवल जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है साउथ एशियन कल्चर को, लिटरेचर को, आर्ट को, और इस साल ये हो रहा है ललितपुर नेपाल में। ठीक है, साथ ही साथ डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ओके, चलिए चलते हैं हमें हमारे अगले सेक्शन की ओर। यह था हमारा करंट वाला सेक्शन। अब बढ़ते हैं हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला पूछ रहा है, फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा यूज्ड। चलिए सैटेलाइट इमेजेस सेंसिंग डेटा यूज करने के लिए कौन सा एस्टिमेट लगाया जाता है? पहला, क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। क्या क्लोरोफिल का कंटेंट? यस, ये बात तो सही है। दूसरा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पेडीज ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। ये बात भी सही है। अगर हमें ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस पता चल गया तो हमें पता चल जाएगी कि यह कहाँ, यहाँ पे इस लोकेशन पे क्या है। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस भी सही है। तीसरा, लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। देखिए लैंड सरफेस टेम्परेचर जो होता है ना उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि उसकी समुंदर से दूरी कितनी है, उसके समुंदर की हाइट, समुंदर की जो हमारी एवरेज सरफेस है उससे उसकी हाइट कितनी है, वहाँ पे वेजिटेशन कैसा है, वहाँ पे रेनी सीजन कैसा है, यह पृथ्वी के मतलब यह कौन से लेटीट्यूड कौन से लॉन्गिट्यूड पे आया है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी लैंड सरफेस के लिए लैंड सरफेस टेम्परेचर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तीसरा सेंटेंस भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हमें पूछा है क्या ढूंढना है? भैया करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो तीनों के तीनों कैसे है? बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो है 1, 2 और 3 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली देयर वॉज ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटे, यानी कि गिरार्डिया डाइवर्सिफोलिया, बिकॉज इट इज फाउंड टू बी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ। देखिए यहाँ पे रिसेंटली पूछा है ना, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं 2019 के यूपीएससी PYQs की। ठीक है, तो उस टाइम पे ये काफ़ी न्यूज़ में था। अब पिछले साल का करंट अफेयर्स हम देखने जाए तो आने वाले 4-5 साल के लिए स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसीलिए हमने ऐसे क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या लिखा है कि भैया हिमालयन नेटे जो है यह क्या है? क्या एंटी मैलेरिया ड्रग है, बायोडीजल के लिए इस्तेमाल करते हैं, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर टेक्सटाइल फार्बर के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ये नेटल से याद रखना है कि भैया इसमें कोई नेट बनाते हैं, और नेट किससे बनते हैं? टेक्सटाइल से बनती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि टेक्सटाइल फार्बर। देखिए यहाँ पे इमेज में आपको दिखाया हुआ है कि यह ऐसा होता है हिमालयन नेटे। ठीक है, चल
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फीयर। भैया सीरस क्लाउड जो थीन है मतलब कि पतले वाले हैं, उनकी टेक्निक और एटमॉस्फियर यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में हमें सल्फेट के एरोसोल को इंजेक्ट करना है, ये किसके लिए किया जाता है? साइंटिस्ट ने ऐसा करने को किसके लिए सजेस्ट किया है? तो उसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला, क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन। दूसरा, रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तीसरा, रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सोलर विंड ऑन द अर्थ। और लास्ट वाला ऑप्शन है रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो भैया इसका सही आंसर आएगा, क्लाउड की बात किया हुआ है, सीरस क्लाउड की बात किया हुआ है, तो इसका मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, मतलब क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जितना भी एटमॉस्फियर है, उस एटमॉस्फियर को अगर हम कूल रखेंगे तो जितना कूल रखेंगे उतना ही हमारा ग्लोबल वार्मिंग की असर इफेक्ट हमारी कम लगेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। पहला, 2 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको सोचना है करेक्ट वाला और बताना भी है करेक्ट वाला। ठीक है, पहला, एज पर लो द कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। देखिए, एक फंड बना हुआ है कैंपा फंड, और यह कैंपा फंड नेशनल लेवल पे भी है और साथ ही साथ स्टेट लेवल पे भी है। मान लीजिए आपके ये एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के बगल में यह एक क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है, अब आपको इंडस्ट्री बनानी है और एक्सपांड करना है, तो आप क्या करते हो? आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि भैया मुझे इतनी लैंड है ना, इतनी लैंड मुझे दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मुझे इसी पे यहाँ पे एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलेगी भैया ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप बोलते हो कि इतना आपका जो फॉरेस्ट है ना, उसके लिए हम यहाँ पे आपको इतनी जगह दे देते हैं, जितना यहाँ से लिया उतनी जगह हम यहाँ पे दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वेजिटेशन है, यहाँ पे जो हमारे फॉरेस्ट और फौना जो है, यह सारे यहाँ पे तो मिलेंगे नहीं, तो इसको फिर से हमें रीजनरेट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, यह जितनी जगह पे हमने फॉरेस्ट इस कंपनी को, इस इंडस्ट्री को दे दिया, उसके लिए हम चार्जेस वसूल करते हैं, और उस चार्जेस जो होता है यह जाता है हमारा कैंपा फंड में। और यह जो कैंपा फंड है उसमें से बड़ा वाला पोर्शन स्टेट में जाता है और छोटा वाला पोर्शन नेशनल में जाता है। ठीक है, तो यह दोनों जगह पे एक अथॉरिटी है, ऐसा यह पहला सेंटेंस पूछ रहा है, जो कि बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर द कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। भैया यहाँ पे आपने क्या पूछा है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। अरे भैया जनता को कहाँ टाइम मिलता है, पब्लिक के पास इतना टाइम ही नहीं है कि किसी एक्ट के ऊपर वो मैंडेटरी बना दे। गवर्नमेंट को भी पता है कि भैया आम जनता को आम खाने के लिए ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस हमारा गलत है, सिर्फ पहला ही सही है। सो ऑप्शन ए जो है यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो इनका क्या, अरे भैया इनके बारे में जो स्टेटमेंट दिया है वो पढ़ना पड़ेगा। पहला लिखा है कि भैया छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उड़ीसा, विथ रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू टोटल एरिया ऑफ स्टेट। भैया क्या बात कर रहा है, फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया ऑफ स्टेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। किसके बारे में पूछ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है। मतलब कि मान लीजिए गुजरात में टोटल 100 यूनिट है और उनमें से 10 यूनिट फॉरेस्ट है। दूसरा कोई स्टेट मान लीजिए यूपी है, यहाँ पे टोटल 200 यूनिट है और यहाँ पे
चलिए मान लीजिए 22 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज फॉरेस्ट हुआ, 10% फॉरेस्ट हुआ। यहाँ पे कितना परसेंटेज फॉरेस्ट हुआ, यहाँ पे 11% फॉरेस्ट हुआ। समझ गए? ऐसे फॉरेस्ट कवर को टोटल एरिया ऑफ स्टेट के परसेंटेज में आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र आएगा, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है और वहाँ का फॉरेस्ट कम है। दूसरा आएगा मध्य प्रदेश आएगा, क्या आएगा, मध्य प्रदेश आएगा। उसके बाद आएगा ओडिशा, ठीक है, ओडिशा आएगा। और लास्ट में आएगा यहाँ पे जो दिया है छत्तीसगढ़, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है यह छत्तीसगढ़ में परसेंटेज टू फॉरेस्ट कवर उनके टोटल एरिया में सबसे ज़्यादा है। तो चलिए पहला महाराष्ट्र कहाँ पे है भैया, 3 नंबर पहले कहाँ पे है, डी में नहीं है, ए में नहीं है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा मध्य प्रदेश दिखा है भैया, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे भी है और डी में भी है। उसके बाद तीसरा नंबर ओडिशा का आएगा, मतलब 4 नंबर आना चाहिए तीसरे नंबर, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये गया सी जो है यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। और ये थे हमारे आज के एमसीक्यू। देखिए हमने इस वीडियो को 6 सितंबर के रोज़ पोस्ट करना चाहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से यह वीडियो 6 सितंबर के रोज़ नहीं अपलोड हो रहा है। ठीक है, आज है डेट 7 सितंबर और 7 सितंबर यानी कि हमें सबको पता है आज किनका बर्थडे है, आज बर्थडे है जय श्री कृष्णा का। ठीक है, जिन्होंने आज से तकरीबन 5000 साल पहले इस हमारी भारत भूमि में स्थान लेके हमारे यहाँ पे अवतार लेके आए थे और एक साथ बहुत सारा काम किया है, जिसके बारे में समझते समझते हमारी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। ठीक है, उन्होंने सबसे शानदार अगर हम कुछ चीज़ कहे तो उन्होंने सारी की सारी कम्युनिटी को इस हिसाब से एक प्रेम के धागे से, एक प्रेम के सूत्र में बांध दिया कि आज छोटा बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, सबको उसकी भक्ति में तल्लीन कर दिया है। ठीक है, तो आप सभी को 7 सितंबर की जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 7 सितंबर का वीडियो जन्माष्टमी के तौर पे हम ऑफ ले रहे हैं। 8 सितंबर से आपको फिर से डेली का वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ बता दें कि अभी थोड़ा ट्रैवलिंग वाला इश्यू चल रहा है, इसीलिए शायद हमारे पास डेली जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको हर एक दिन का वीडियो 1-2 दिन में बैकलॉग क्लियर करने के साथ मिलता रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको करना है हमारी मेहनत हर एक बंदे के साथ पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करवाना है और इस चैनल के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।